गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th हिस्ट्री। वही पार्ट हमारा 4 है। खानवा युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ और उसकी प्रमुख जो घटनाएं हैं उसके बारे में वर्णन करेंगे। उसके बाद में खानवा युद्ध के कारण मैंने लिखवाई दिए थे। उसके बाद में खानवा युद्ध के राणा सांगा की पराजय के कारण और खानवा युद्ध के क्या परिणाम रहे उसके बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुख्य घटनाओं के बारे में। ये राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ जिसे खानवा युद्ध के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 1526 ईस्वी खानवा में हुआ। खानवा कहाँ है अभी वर्तमान में? भरतपुर में है। ठीक है, भरतपुर में है खानवा। इन मुख्य घटनाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो मुख्य घटनाएं क्या क्या हुई। पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय से उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए सांगा ने रणथंभौर के पास व उसके निकटवर्ती 200 गांवों को अपने अंडर में कर लिया, जिससे वहां के मुस्लिम परिवारों को वहां से पलायन करना पड़ा। रणथंभौर के आसपास के 200 गांव थे, उन 200 गांवों को राणा सांगा ने अपने कंट्रोल में कर लिया, यानी उन पर अधिकार कर लिया। तो उसके बाद में 200 मुसलमान जो परिवार थे उनको वहाँ से जाना पड़ा। दोनों शासकों ने भावी संघर्ष को देखते हुए अपनी अपनी स्थिति मजबूत करनी प्रारंभ कर दी। मुगल सेनाओं ने बयाना, धौलपुर और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, जिससे बाबर की शक्ति में वृद्धि हुई। इधर सांगा के निमंत्रण पर अफगान नेता हसन मेवाती, महमूद लोदी, मारवाड़ का मालदेव, आमेर का पृथ्वीराज, ईडर का राजा बारमल, वीरमदेव मेड़तिया, बांगड़ का रावल उदय सिंह, सलुम्बर का रावत रतन सिंह, चंदेरी का मेदिनी राय, सादड़ी का झाला अज्जा, देवलिया का रावत भाग सिंह एवं बीकानेर का कुंवर कल्याणमल सैन्य आ डटे। ये इतने जो थे राजा, सामंत, जागीरदार, ये लिखे मैंने, ये 7 थे। हसन मेवाती, अफगान नेता महमूद लोदी, लोदी वंश का जो था। इसके अलावा राव मालदेव जो जोधपुर का था, आमेर का पृथ्वीराज, कल्याणमल, बीकानेर का कुंवर। इसके अलावा बाकी जो मैंने नाम बताए ये सब सैन्य मतलब अपनी सेना के साथ राणा सांगा की तरफ से युद्ध में भाग लेने के लिए, राणा सांगा की तरफ से लड़ने के लिए वहाँ पे आ गए। फरवरी 1527 में सांगा रणथंभौर से बयाना पहुँच गया, जहाँ उस समय बाबर की तरफ से मेहंदी ख्वाजा दुर्ग रक्षक के रूप में तैनात था। उस समय मार्च 1527, एक मिनट थोड़ी सी मिस्टेक, 1527 खानवा का मुख्य जो युद्ध हुआ, इसको चेंज, मार्च 1527 में लिख देता हूँ। ये कंफ्यूज मत होना भाई, क्योंकि मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। 1526 से इनकी झड़प चालू हो गई थी और मुख्य जो युद्ध हुआ खानवा वो 1527 ईस्वी में हुआ। इसको सुधार लेना आप। 1527 में सांगा रणथंभौर से बयाना पहुंच गया, जहां पर उस समय बाबर की तरफ से मेहंदी ख्वाजा दुर्ग रक्षक के रूप में तैनात था। सांगा ने दुर्ग को घेर लिया, जिससे दुर्ग में स्थित मुगल सेना की स्थिति काफ़ी खराब हो गई। बाबर ने बयाना की रक्षा के लिए मोहम्मद सुल्तान मिर्जा की अध्यक्षता में एक सेना भेजी, किंतु राजपूतों ने उसे खदेड़ दिया। अंततः बयाना पर सांगा का अधिकार हो गया। बयाना विजय बाबर के विरुद्ध सांगा की एक महत्वपूर्ण विजय थी। बयाना पर विजय करना बाबर के विरुद्ध सांगा की एक महत्वपूर्ण विजय थी। इधर बाबर युद्ध की तैयारियों में जुटा था, किंतु महाराणा की तीव्र गति, बयाना की लड़ाई और वहां से लौटे हुए शाह मंसूर किस्मती आदि से राजपूतों की वीरता की प्रशंसा सुनकर चिंतित हो गया बाबर। इसी समय एक मुस्लिम ज्योतिष महमूद शरीफ ने भविष्यवाणी की कि मंगल का तारा पश्चिम में है, इसलिए पूर्व से लड़ने वाले पराजित होंगे। बाबर की सेना की स्थिति पूर्व में थी। चारों तरफ निराशा का वातावरण देख बाबर ने अपने सैनिकों को उत्साहित करने के लिए कभी शराब न पीने की प्रतिज्ञा की और शराब पीने की कीमती सुराइयाँ व प्याले तुड़वाकर गरीबों में बांट दिए। सैनिकों के मजहबी भावों को उत्तेजित करने के लिए उसने कहा, बाबर ने एक जोशीला भाषण दिया। ठीक है, सरदारों और सिपाहियों, प्रत्येक मनुष्य जो संसार में आता है अवश्य मरता है। जब हम चले जाएंगे तब एक खुदाई बाकी रहेगा। जो कोई जीवन का भोग करने बैठेगा उसको अवश्य मरना भी होगा। जो इस संसार रूपी सराय में आता है, यानी संसार रूपी धर्मशाला में आता है, उसे एक दिन यहाँ से विदा होना पड़ता है। इसलिए बदनाम होकर जीने की अपेक्षा प्रतिष्ठा के साथ मरना अच्छा है। कि बदनाम होकर जीना है, इसकी बजाय प्रतिष्ठा, इज्जत के साथ मरना अच्छा होता है। मैं भी यही चाहता हूँ कि कीर्ति के साथ मृत्यु हो तो अच्छा होगा। शरीर तो नाशवान है। खुदा ने हम पर बड़ी कृपा की है कि इस लड़ाई में हम मरेंगे तो शहीद होंगे और जीतेंगे तो गाजी कहलाएंगे। अगर हम मर गए तो शहीद हो जाएंगे और जीत जाएंगे तो गाजी कहलाएंगे। इसलिए सबको कुरान हाथ में लेकर कसम खानी चाहिए कि प्राण रहते हुए
कोई भी युद्ध में पीठ दिखाने का विचार न करे। उसके साथ ही बाबर ने रायसेन के सरदार सैलहदी तंवर के माध्यम से सुलह की बात भी चलाई और संधि की बात भी चलाई। यहाँ फिर छल कपट का सहारा लिया गया। महाराणा ने इस प्रस्ताव पर अपने सरदारों से बात की, किंतु सरदारों को सैलहदी की मध्यस्थता पसंद नहीं आई। इसलिए उन्होंने अपनी सेना की प्रबलता और बाबर की निर्बलता प्रकट कर संधि की बात बनने न दी। संधि वार्ता का लाभ उठाते हुए बाबर तेजी से अपनी तैयारी करता रहा और खानवा के मैदान में आकर डट गया, खड़ा हो गया। कविराज श्यामलदास कृत वीर विनोद के अनुसार 16 मार्च 1527 सुबह खानवा भरतपुर के मैदान में युद्ध प्रारंभ हुआ। पहली मुठभेड़ में बाजी राजपूतों के हाथ लगी, किंतु अचानक सांगा के सिर में एक तीर लगने के कारण उसे युद्ध भूमि से हटाना पड़ा। युद्ध संचालन के लिए अब सरदारों ने सलूम्बर के रावत रतन सिंह चुंडावत से सैन्य संचालन के लिए प्रार्थना की। रतन सिंह ने यह कहते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि मेरे पूर्वज मेवाड़ का राज्य छोड़ चुके हैं, इसलिए मैं एक क्षण के लिए भी राज्य चिन्ह धारण नहीं कर सकता, परंतु जो कोई राज्य छत्र धारण करेगा उसकी पूर्ण रूप से सहायता करूंगा और प्राण रहने तक शत्रु से लड़ूंगा। इसके बाद झाला अज्जा को हाथी पर बिठाकर युद्ध जारी रखा गया। राजपूतों ने अंतिम दम तक लड़ने का निश्चय किया, किंतु बाबर की सेना के सामने उनकी एक नहीं चली, उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। विजय के बाद बाबर ने गाजी की पदवी धारण की और विजय चिन्ह के रूप में राजपूत सैनिकों के सिरों की उसने कटे हुए सिरों की एक मीनार बनवाई। ये थी युद्ध की प्रमुख घटनाएं। और आखिर में 16 मार्च 1527 खानवा के युद्ध में अंततः राणा सांगा की हार हुई। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं राणा सांगा की पराजय के कारण। क्या कारण रहे थे कि इतने सारे व्यक्ति उनके साथ होने के बावजूद हसन मेवाती, अफगान नेता महमूद लोधी, राव मालदेव, आमेर का राजा पृथ्वीराज, ईडर का राजा भारमल, कल्याण देव, इसके अलावा झाला अज्जा, मेरतिया, चुंडावत वगैरह बहुत, यानी पहली बार एक ऐसा शासक था जिसने पूरे राजस्थान के राजपूत शासकों को एकजुट करने का प्रयास किया था। उसका प्रयास सफल भी रहा था और वो उनको एक साथ लेकर युद्ध भूमि के मैदान में भी जा डटा। लेकिन क्या ऐसा कारण रहा, एक तीर लगने की वजह से वो मूर्छित हुआ, बेहोश हुआ, उसकी वजह से उसकी सेना का जो जोश है वो थोड़ा सा कम हुआ, ख़त्म हुआ। और उस जोश की वजह से, और उधर जो बाबर ने जोशीला भाषण दिया था, उसने कहा खुदा एक है, एक व्यक्ति जब जीवन में आता है तो उसको मरना अवश्य पड़ता है, और ये सही भी है कि एक दिन आएगा तो मरेगा। तो बदनामी से मरने की बजाय इज्जत के साथ मरना ज़्यादा अच्छा है, कि बदनामी के साथ जीने की बजाय इज्जत के साथ मरिए और ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो ये बात हुई। तो अब हम बात करते हैं उसकी घटनाओं के बारे में, हमने बात करी। अब हम बात करते हैं सांगा की पराजय के क्या कारण रहे थे जिसकी वजह से सांगा की पराजय हुई। ठीक है, तो ये देख लीजिए एक बार इनको, फिर हम सांगा की पराजय के कारण पढ़ लेते हैं। सोलह मार्च 1527 ये नाम जो लिखे हुए हैं, अब हम देख लेते हैं सांगा की पराजय के कारण। ठीक है, ये प्रमुख घटनाएं हो गई। खानवा युद्ध 1527, अब बात करते हैं हम राणा सांगा की पराजय के कारण। राणा सांगा की पराजय के कारण, क्या कारण रहे थे उसकी पराजय के? नंबर 1, पहला पॉइंट, इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार सांगा की पराजय का मुख्य कारण बयाना विजय के तुरंत बाद युद्ध नहीं करना। पहला पॉइंट था बयाना विजय के बाद, बयाना विजय के बाद तुरंत बाबर पर आक्रमण न करना। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए आप। ठीक है, इसके बाद में इसको डिटेल से बताऊंगा मैं भी। पॉइंट नंबर 2 है,
राजपूत सैनिक परंपरागत हथियारों से युद्ध लड़ रहे थे। वे तीर कमान भालों तलवारों से, जबकि बाबर की तोपों के गोलों का मुकाबला नहीं कर सकते। राजपूत सैनिकों का परंपरागत हथियारों से लड़ना राजपूत सैनिक परंपरागत हथियारों से लड़ रहे थे। पॉइंट नंबर 3, हाथी पर सवार होकर भी सांगा ने बहुत बड़ी बोल की। सांगा द्वारा हाथी पर सवार होकर युद्ध लड़ना, ये इसकी भूल थी। पॉइंट नंबर 4, राजपूत सेना में एकता और तालमेल का अभाव। राजपूत सेना में एकता एवं तालमेल का अभाव। अपनी गतिशीलता के कारण राजपूतों की हस्ती सेना पर बाबर की अश्व सेना भारी पड़ी। बाबर की तोपों के गोलों से भयभीत हाथियों ने पीछे लौटते समय अपनी सेना को रौंदकर बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। तो ये राजपूतों की हस्ती सेना यानी हाथियों की सेना पर लिख देते हैं, हस्ती सेना पर अश्व यानी घोड़ा, अश्व सेना का भारी पड़ना, का भारी पड़ना। 5 पॉइंट, छठा पॉइंट मैं लिख रहा हूँ ऊपर। सांगा को मध्यस्थता या संधि में उलझाना। बाबर ने सांगा को संधि की बातों में उलझा दिया। और 7वां पॉइंट, बाबर का जोशीला भाषण। ये पॉइंट है। पॉइंट 7 हो गए हमारे यहाँ पे। राणा सांगा की पराजय के कारण पहला हम बात कर लेते हैं बयाना विजय के तुरंत बाद बाबर पे उसने आक्रमण नहीं किया सांगा ने। बयाना के तुरंत बाद अगर वो बाबर पर आक्रमण कर देता तो बाबर को तैयारी का इतना मौका नहीं मिलता और बाबर की वहाँ पे हार होती। लेकिन यहाँ पे राणा सांगा ने बहुत बड़ी गलती करी और आक्रमण नहीं करके जो है वो वापस ठंडे हो गए। वो इंतज़ार कर रहे थे कि ठीक है हम यहाँ पे हमारा मोर्चा लगा दिया, वो उधर देख रहे हैं कि उनका मोर्चा कब लगता है। और जैसे कोई एक खेल होता है उस खेल के अकॉर्डिंग यानी राजनीतिक, यह माने कि रणनीतिक भूल थी राणा सांगा की। उसने रणनीति नहीं बनाई, पलायन नहीं, उसने एक तीव्र गति से अगर वो उस समय आक्रमण कर देता तो शायद बाबर को इतना मौका नहीं मिलता तैयारी करने का। ये सबसे बड़ी भूल थी। दूसरा, राजपूत सैनिक जो है परंपरागत तीर कमान भाले और तलवार इनसे युद्ध कर रहे थे, जबकि बाबर के जो पास थी बंदूकें थी और इसके अलावा तोपें थी, छोटी छोटी तोपें थी, लेकिन तोपें हैं, उनके धमाके हैं और बंदूकें हैं। तो तीर कमान और बंदूक का तो सामना हो ही नहीं सकता, ये हम भी जानते हैं। वो पिछली बात है, बंदूक है, दूर से भी निशाना लगाने पर बंदूकें काम करती है। तो वो इस वजह से भी राणा सांगा की हार हुई। सांगा द्वारा हाथी पर सवार होना, पहले भी हम देख रहे हैं जितने भी युद्ध हुए, जैसे सिकंदर का सामना पोरस ने किया, पोरस ने के भी सेना का सबसे ज़्यादा जो विनाश किसने किया, उसके हाथियों ने किया। क्योंकि सिकंदर के पास अरबी घोड़े थे। अरबी घोड़े ताकतवर होते हैं, मजबूत होते हैं, दौड़ने में तेज़ होते हैं। और हाथी तो जानते हैं हम, वो उस गति से चलते हैं, मंथर गति से चलते हैं। और हाथी क्या अगर एक बार पागल हो जाते हैं या डर जाते हैं तो वो वापस बेग घूमते तो अपनी सेना का ही विनाश करते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ। बाबर जो था वो घोड़े पे लड़ रहा था, जबकि राणा सांगा हाथी पे सवार होकर लड़ रहा था। और हाथी पर बैठकर लड़ना एक तरह से वो निशाने पे आना है सीधा का। घोड़े में तो चलो ठीक है, बराबर लेवल पे दिखता है तो कोई उसको तीर से घायल करने में टाइम लगता है, लेकिन एक टारगेट अगर हमारा सामने है तो सामने टारगेट से बस उसी पे अटैक करना। तो वो एक तीर बाबर को लगा और बाबर वहाँ पे मूर्छित हुआ। ये उसकी
राणा सांगा वहाँ पे मूर्छित हुआ, क्योंकि राणा सांगा हाथी पे लड़ रहा था और बाबर की सेना के किसी एक तीर से वो घायल हो गया। ठीक है, उसके बाद में राजपूत सेना में एकता और तालमेल का अभाव था। अलग अलग राज्यों से आए थे, कोई जोधपुर से, कोई ईडर से, कोई सलूम्बर से, कोई मेवाड़ से तो थे ही राणा सांगा के। इसके अलावा आमेर के भी थे, जोधपुर के, मारवाड़ के भी थे, बीकानेर के भी थे। तो तालमेल का अभाव था, क्योंकि सब अपने अपने शासक के साथ ही, अपने अपने सामंत या जागीरदार के साथ ही थे, तो उनके बीच में एक एकता नहीं थी, तालमेल का अभाव था। ठीक है, उसके बाद में राजपूत सेना में एकता तालमेल का अभाव हो गया। हस्ती सेना पर अश्व सेना भारी पड़ा। हस्ती सेना यानी हाथियों की सेना, राजपूत सैनिक जो थे राणा सांगा के पास हस्ती सेना ज़्यादा थी, जबकि बाबर के पास जो है अश्व सेना यानी घुड़सवार ज़्यादा थे। तो घुड़सवार सेना वही है, हाथी और घोड़े का मुकाबला हो ही नहीं सकता, क्योंकि घोड़ा घोड़ा होता है और हाथी हाथी होता है, ऐसा तो हम भी जानते हैं। क्यों हाथी है वो उसकी चाल से चलेगा। हाँ, ये है कि हाथी मजबूत होता है तो वो 2-5-10 सैनिकों को अपने रास्ते में आते हैं उसको समेट सकता है, लेकिन घोड़ा तीव्र गति से जाता है और घोड़े की वजह से वो तीव्र गति से आक्रमण किया जा सकता है। ये भी एक कारण रहा। 2 पॉइंट हमने बनाए। राणा सांगा को मध्यस्थता, बाबर ने यहाँ पर जो एक बार फिर चाल खेली और राणा सांगा को मध्यस्थता के लिए, संधि के लिए उलझा दिया, कि राणा सांगा को सैलदी तंवर के माध्यम से संधि के लिए भेजा। और जब राणा सांगा उस संधि की बातों में उलझा रहा, उस समय बाबर ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, और बाबर का जोशीला भाषण, जैसा कि हमने घटनाओं में पढ़ा, बाबर ने जोशीला भाषण दिया और उस जोशीले भाषण के माध्यम से उसके सैनिकों में जोश आया, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। क्योंकि फरगना का शासक बाबर वो बाहर से आया हुआ था, उसको यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। कि अगर मरूंगा तो शहीद कहलाऊंगा और अगर जीवित रहा, विजय हुआ तो गाजी कहलाऊंगा। और उसने गाजी की पदवी धारण की, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था और उसके सैनिकों के पास भी कुछ भी नहीं था। कि अंतिम दम तक उन्होंने लड़ा कि उनको युद्ध जीतना ही है, अगर उनका अस्तित्व बनाए रखना है, उनका वजूद यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो ये पॉइंट थे राणा सांगा की पराजय के कारण। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं खानवा युद्ध के क्या परिणाम हुए थे। खानवा युद्ध के परिणाम एक बार ये पॉइंट वापस देख लीजिए आप, बोर्ड आपके सामने है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो देखिए। 7 पॉइंट है राणा सांगा की पराजय के कारण के। हो गया राणा सांगा की पराजय के कारण के पॉइंट आपको दिख गए होंगे। मैं इसलिए साइलेंट रहा कि एक बार आप उसको अपने 7 पॉइंट हमारे राणा सांगा की पराजय के कारण, ये 7 पॉइंट आपको इसी कैसे कॉपी में उतार लेने हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम बात करते हैं खानवा युद्ध के परिणाम। देखो, भारत में राजपूतों की सर्वोच्चता का अंत हो गया। राजपूतों का वह प्रताप सूर्य जो भारत के गगन के उच्च स्थान पर पहुंचकर लोगों में चकाचौंध उत्पन्न कर रहा था, अब अस्तांचल की ओर खिसकने लगा था। राजपूतों का जो सूर्य था, जो चमकता हुआ सूरज था, जिसकी चकाचौंध में पूरा राजस्थान था, वो अब सूर्य धीरे धीरे अस्तांचल की ओर यानी अस्त होने की कगार पे जा पहुंचा था। मेवाड़ की प्रतिष्ठा और शक्ति के कारण निर्मित राजपूत संगठन इस पराजय के साथ ही समाप्त हो गया। मेवाड़ की प्रतिष्ठा और शक्ति अगर खत्म हुई तो बाकी राजस्थान के राजपूतों का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसके बाद में भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया और बाबर स्थिर रूप से भारत का बादशाह बन गया। तीसरा पॉइंट है, क्या परिणाम हुआ? मुगल साम्राज्य यहाँ पे स्थापित हो गया। 1527 में भारत में स्थापना हो गई मुगल साम्राज्य की। ठीक है, जो 1857 अंतिम बहादुर मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, तब तक निरंतर कभी रुका कभी चला लेकिन चलता रहा। अब बात करते हैं अंतिम दिन की। खानवा के युद्ध के बाद मुर्शिद सांगा को बसवा ले जाया गया। होश आने पर सारा वृत्तांत जानकर सांगा काफ़ी दुखी हुआ और युद्ध स्थल से इतनी दूर लाने के लिए अपने सरदारों को उसने भला बुरा कहा। बाबर से अपनी पराजय का बदला लेने के लिए जब सांगा चंदेरी जा रहा था, तब मार्ग में इरिच नामक स्थान पर उसके युद्ध विरोधी सरदारों ने उसे जहर दे दिया। जिसका प्रभाव होने पर कालपी नामक स्थान पर 30 जनवरी
1528 को मात्र 46 वर्ष की आयु में सांगा का देहांत हो गया। अमर काव्य वंशावली के अनुसार सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ में किया गया। और 30 जनवरी 1528 मार्च 1527 में युद्ध हुआ। उसके बाद में सांगा ने वापस तैयारी करी और वापस उसको बाबर को जो है पराजय का बदला लेने के लिए वापस वो रवाना हुआ। लेकिन कुछ सरदार जो थे वो नहीं चाहते थे कि अब फिर युद्ध हो, तो उन्होंने उसको राणा सांगा को जहर दे दिया। और 30 जनवरी 1528 यानी मार्च के बाद में लगभग देख लो आप 6, 7, 8 महीने बाद में 46 वर्ष की आयु में सांगा का देहांत हो गया। मूल्यांकन की बात करते हैं। राणा सांगा वीर, बुद्धिमान, न्यायप्राण शासक था। शत्रु को कैद करके छोड़ देना और राज्य वापस लौटा देने का कार्य सांगा जैसा वीर पुरुष ही कर सकता है। ये हमारे यहाँ के संस्कार है, संस्कृति है राजस्थान की कि हमें वीरों जो है वीरस्य समाभूषणम, यानी वीर जो होते हैं समा किसे शोभा देती है, वीरों को शोभा देती है। और जो वीर होते हैं वही क्षमा करते हैं, वही माफ़ करते हैं। अगर कमज़ोर आदमी है वो किसी को कह दे यार चल मैंने तुझे माफ़ कर दिया, तो उसको कोई मानती भी नहीं है, क्योंकि तेरी हिम्मत ही नहीं है, तू मुझे क्या माफ़ करेगा, ऐसा हम सोच लेते हैं। लेकिन जो वीर होते हैं वो माफ़ कर देते हैं। ऐसी आदत सांगा की थी। प्रारंभ से ही विपत्तियों में पलने के कारण वह साहसी योद्धा बन गया। अपने भाई पृथ्वीराज के झगड़े में उसकी एक आंख फूट गई। इब्राहिम लोदी के साथ खातौली के युद्ध में उसका हाथ कट गया और एक पैर से वह लंगड़ा हो गया। मृत्यु के समय उसके शरीर पर कम से कम 80 घाव लगे हुए थे, जो उसे एक सैनिक का भग्नावशेष सिद्ध कर रहे थे कि एक सैनिक का भग्नावशेष, एक सैनिक का टूटा फूटा शरीर अब उसे जो है सिद्ध कर रहे थे। शायद ही उसके शरीर का कोई ऐसा अंश हो उसके युद्धों में जिसपे घाव के चिन्ह नहीं हो। अपने पुरुषार्थ के बल पे सांगा ने मेवाड़ को उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया। वह अपने समय का बहुत बड़ा हिंदू नरेश था, जिसके आगे बड़े बड़े शासक सिर झुकाते थे। जोधपुर, आमेर का राज्य उसका सम्मान करते थे। ग्वालियर, अजमेर, सीकरी, रायसेन, कालपी, चंदेरी, बूंदी, गागरोन, रामपुरा, आबू के राजा उसके सामंत थे। वह अंतिम नरेश था जिसके नेतृत्व में राजपूत नरेश विदेशियों को बाहर से निकालने के लिए इकट्ठे हुए थे। बाबर ने खुद उसकी प्रशंसा में लिखा है कि राणा सांगा अपनी बहादुरी और तलवार के बल पर बहुत बड़ा हो गया था। मालवा, दिल्ली और गुजरात का कोई अकेला सुल्तान उसे हराने में असमर्थ था। उसके राज्य की वार्षिक आय 10 करोड़, उसकी सेना में 1 लाख सैनिक, उसके साथ 7 राजा, 9 राव और 104 छोटे सरदार थे। आपसी वैमनस्य के बावजूद राजपूत शासकों को एक झंडे के नीचे लाना राणा सांगा की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, उसके बाद में लेकिन फिर भी कुछ उसकी गलतियां थी। अपने शत्रु को पकड़कर छोड़ देना उदारता की, मानवता की दृष्टि से सही कहा जाएगा, लेकिन राजनीति की दृष्टि से बुरा था। उसी प्रकार गुजरात के सुल्तान को हराकर उसके इलाकों पर अधिकार नहीं करना उसकी भूल थी। अपने छोटे लड़कों को रणथंभौर जैसी बड़ी जागीर देना ये भी उसकी बड़ी भूल थी। ठीक है, राणा की विशेष प्रीति पारता, विशेष प्रेम करता था अपनी राहाडी रानी कर्मावती से। उनके दोनों पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह के लिए रणथंभौर की जागीर लेकर अपने भाई सूरजमल हाडा को उनका संरक्षण नियुक्त करवा लिया, ये भी उसकी बहुत बड़ी भूल थी। ठीक है, तो ये बात आया होगा राणा सांगा के बारे में पढ़ा हमने, राणा सांगा की पराजय के कारण और राणा सांगा की पराजय के बाद में खानवा युद्ध के परिणाम ये पढ़े और उसका मूल्यांकन पढ़ा। राणा सांगा का पेज नंबर 71 पे ये चीज़ लिखी हुई है, पेज नंबर 71 पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये पेज नंबर 71 की बात है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे राय चंद्रसेन के बारे में। तब तक ये जो चीज़ है, ये जो पॉइंट्स है, ये आपको इसी की इसी कॉपी में उतारना। वही पार्ट 4 चैप्टर का नाम, पार्ट का नाम 4 ही है। ठीक है, और उसके बाद में हमने लिखना है राणा सांगा के बारे में। उसके बाद में खातौली युद्ध, उसका जो बांडी युद्ध हुआ, खातौली युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ हुआ, और उसके बाद में जो ये बाबर के साथ 1527 मार्च खानवा युद्ध के कारण जो पिछली वीडियो में पढ़ा दिए। इस वीडियो में खानवा युद्ध की राणा सांगा की पराजय के कारण और खानवा युद्ध के पराजय के परिणाम, खानवा युद्ध के परिणाम क्या परिणाम है। ठीक है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और कोरोना से अपने आप को सेफ रखिए। धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।